अभी हमारे बीच में डॉक्टर मानसी गोयल जी आ चुकी हैं। मैं बोलूँगा कि वो आए मंच पे और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो हमारे नए प्रैक्टिशनर हैं उनको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव डिजीज पे हाँ, उससे पहले डॉक्टर परविंदर जी डिजीज के ऊपर कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद मानसी गोयल जी। आए हुए सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत सभी को नमस्कार। और यहाँ आज हम 216वां जन्मदिवस मना रहे हैं डॉक्टर काउंसिलर मैजिक जी का। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे यहाँ पे दो तरीके की डिजीज होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो डिजीज होती है उसमें हम निगेटिव डाइल्यूशन देते हैं, क्योंकि हमेशा बात होती है ये हमारा डाइल्यूशन कौन सा दे, पॉजिटिव दे निगेटिव दे कौन सा दे। तो जौन सी डिजीज है उसे ये पता होना चाहिए कि हमें ये कौन सी डिजीज है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव डिजीज है तो हम उसमें देंगे निगेटिव डाइल्यूशन, और निगेटिव डिजीज है तो उसमें देंगे हम पॉजिटिव डाइल्यूशन। जैसे हमारा हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन जो है, जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है तो ये हमारी पॉजिटिव डिजीज होती है और इसमें हम निगेटिव डाइल्यूशन देते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ डिजीज बता रहा हूँ, जो पहले मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव डिजीज। तो जैसे हमारा इन्फ्लामेशन है, कहीं पे कोई सूजन आ गई, कुछ हो गया, इन्फ्लामेशन आ गया, तो ये हमारी पॉजिटिव ये हमारी पॉजिटिव डिजीज है। तो इसमें हम निगेटिव डाइल्यूशन देंगे। निगेटिव डाइल्यूशन होता है हमारा तीसरे डाइल्यूशन के बाद का जो डाइल्यूशन है वो निगेटिव होता है, वो देते हैं। और पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ऐसे जैसे फीवर है, तो फीवर हमारा पॉजिटिव होता है, तो उसमें हम कभी भी, जैसे F1 हमें देनी है किसी को बुखार में F1 देनी, तो हम उसका फर्स्ट डाइल्यूशन नहीं देंगे, उसका हम कम से कम जा करके तीसरे डाइल्यूशन के बाद में, या फिर D6, जैसे कहते हैं ना D3 है, उसके बाद में D4 D5 D6, फिर हम D6 के बाद का देंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से देना होता है। या तो आप लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव डिजीज कौन कौन सी होती हैं। बुखार है हमारा, फीवर जो है पायरेक्सिया, वो हमारा पॉजिटिव में आता है। इन्फ्लुएंजा ये हमारा जो है पॉजिटिव में आता है। न्यूमोनिया जो है ये भी पॉजिटिव डिजीज है, इसके बीच ये पॉजिटिव डिजीज है। एलर्जी ये भी पॉजिटिव में आती है। हाइपरटेंशन ये भी पॉजिटिव में आती हैं। टाइफाइड फीवर ये भी हमारा पॉजिटिव में है। और यदि कहीं से भी आपका ब्लड आ रहा है, हेमरेजिक जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपका पॉजिटिव ही होता है। डायरिया भी आपका पॉजिटिव में आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी पॉजिटिव में आता है। तो इसमें सब में जो है हमें निगेटिव डाइल्यूशन यूज करना है। ऐसे ही जो निगेटिव डिजीज है, अब निगेटिव डिजीज में हमारा आता है जैसे लैक ऑफ एपिटाइट, मतलब जिसको भूख कम लगती है, वो भी आपका निगेटिव में आता है। इसमें हम पॉजिटिव डाइल्यूशन देंगे। रीनल कैल्कुलाई वो भी आपका जो है निगेटिव में आता है। लेप्रोसी जो है ये भी आपका निगेटिव में है। हेयर फॉल जो है ये निगेटिव में है आपका। पैरालिसिस जो है ये आपका निगेटिव में, इसलिए इसमें हम हमेशा पैरालिसिस में जो है, अब जैसे हमने अभी बात की, जो हमारे LKS चौहान साहब है, कमिश्नर साहब, उनको यही प्रॉब्लम है, और उसमें हमने RE का जो स्प्रे कराया वो इसलिए कराया है कि उससे ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, उसका यही बेनिफिट है। और उसे देने से आज, मतलब जो हम बात कर रहे थे अभी, तो उनकी बात हमारी समझ में आ रही थी। नहीं से परसों हमने बात की, कल हमने बात की, और मुझे लगे 3-4 दिन पहले जब मेरे पास में रात में 11:30 बजे फ़ोन आया था, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। उनके बेटे ने फ़ोन उठाया था, तब उनसे मेरी बात हुई थी। ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं। या तो एक दिन हम क्लास लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि कौन सी डिजीज निगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। लेकिन ये पक्का है कि जिसमें जो पॉजिटिव डिजीज है उसमें हमेशा निगेटिव डाइल्यूशन चलता है, और जो निगेटिव डिजीज है उसमें पॉजिटिव डाइल्यूशन चलता है। जैसे हाइपोटेंशन होगा, किसी को BP लो हो गया, तो उसमें आप RE दे दो फर्स्ट डाइल्यूशन में। किसी को हाइपरटेंशन होगा, उसे YE दो आप, वो निगेटिव में देना पड़ेगा आपको। देखो आप रिजल्ट कितने अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव और निगेटिव डिजीज के बारे में, यदि हमारी समझ में ये बात आ गई तो हम एलोपैथी से भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेरे पास में इतने, मतलब कई बार पेशेंट आता है, जैसे किसी को स्टोमक पेन है, किसी को पेट में दर्द हो गया, वो आ गया, या किसी को रिनल का पेन है, वो आ गया, तो मैं तो कोई इंजेक्शन यूज करता नहीं, एक्सटर्नल यूज करता हूँ, इंटरनल मेडिसिन देता हूँ और ठीक।
कुछ भी आपकी समझ में ना आए, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी समझ में नहीं आए भाई हम क्या दें। अब जैसे ये लग रहा है कि भाई हम दे क्या, आप कोई पेन का पेशेंट आ गया तो हमें देना क्या है, तो आपके पास में यदि WE है तो आप WE इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज करा दो, आपको कम से कम 80 से 90% रिजल्ट तो आपको तभी मिल जाएगा। ऐसा रिजल्ट है इसमें, ठीक है ना सर। तो मैं तो इन शब्दों के साथ में, खैर कोई बात नहीं अभी क्योंकि समय भी बहुत कम है, इनके साथ में मैं आज आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। आओ बोलिए। डॉक्टर मानसी गोयल जी आएँ और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, I'm डॉक्टर मानसी गोयल, I'm practicing in गाज़ियाबाद, रामप्रस्था कॉलोनी। एंड एज यू ऑल नो कि इलेक्ट्रोपैथी सच में इट्स अ बून। एंड एज डॉक्टर कपिल वर सेइंग कि कमिश्नर साहब इज इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर मपिंदर वाज आल्सो राइट। इसमें इलेक्ट्रोपैथी में पैरालिसिस का बहुत अच्छा इलाज है और RE पेंट बेस्ट है टू अप्लाई। और इट इंटायरली डिपेंड्स कि वो पैरालिसिस है कहाँ का, लोअर एक्सट्रीमिटी में है, अपर एक्सट्रीमिटी में है, आपका कौन सा साइड है, उसके बेसिस पे मेडिसिन जो है हमें डिसाइड करना पड़ता है। पर जब हम बेसिक समझ जाते हैं कि हमें एक्चुअली काम किस पे करना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सिस्टम, ब्लड सिस्टम, जब हम इन बेसिक सिस्टम्स को लेके चलेंगे और इसमें इंक्लूडिंग जो ऑर्गन्स हैं उसको समझ जाएंगे, तो बहुत आराम से हम उसको डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो सुपरफिशली हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा इतने सालों में, जब आप सुपरफिशली किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करना चाहते हैं या उसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, तो बिलीव मी किसी पर D5 वर्क करता है, कभी हमें D6 लगाना पड़ता है, कभी और डाइल्यूशन में जाना पड़ता है और डीप डाउन जाना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अगर आपका पेन भी क्योर करना है तो F1 क्यों वर्क करता है, क्योंकि वो सीधा नर्व्स पे काम कर रहा है, अलॉन्ग विद समटाइम्स WE, कभी कभी RE के साथ। तो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर डायग्नोसिस कि आपको उस टाइम पेशेंट को ये देखना है कि उसका एंग्जाइटी मोड क्या है, कहाँ से वो शुरुआत हुआ डिज़ीज़ का, और आपको कौन से ऑर्गन पे वर्क करना है। एंड इफ़ यू गाइस थिंक एनी टाइम कि अगर आप ये सोच लेते हैं कि इट इज़ समथिंग लाइक कि हमें सुपरफिशली वर्क करना है, तो इलेक्ट्रोपैथी इज़ नॉट मेंट फॉर दिस। इलेक्ट्रोपैथी हमेशा डीप डाउन काम करेगा, सेलुलर लेवल पे रिपेयरिंग करेगा, ऑर्गन्स पे रिपेयरिंग करेगा। सो आप कभी भी इसे सुपरफिशली ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड टू क्योर। एक वर्ड है ना, ट्रीटमेंट और क्योर, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ट्रीटमेंट तो सारी पैथीज़ में है, पेन किलर सब पैथीज़ में है। बेसिकली हमें उसका जड़ पकड़ना है, ऑर्गन कौन सा है, और उस पे काम करना है। और बहुत बेसिक मेडिसिन्स हैं हमारी। सबसे अच्छी बात ये जो हमने एक्सपीरियंस किया अपनी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि मैटी जी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमें एक सजी हुई थाली दे दी है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, अभी उसमें कौन से प्लांट्स हमें ऐड करने हैं वो तो हमें सोचना ही नहीं है। वो 114 प्लांट ही है, अगर हम पढ़ के और वो समझ लें कि किस ऑर्गन पे, किस सिस्टम पे वर्क करना है, आप बहुत ईजीली क्योर कर पाएंगे डिज़ीज़ को। तो बेसिकली ये बहुत डीप साइंस है, बट स्टिल इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप ये सोचें कि आप थायराइड का बता दीजिए, आप स्टमक कैंसर का बता दीजिए, कॉलन कैंसर का बता दीजिए, कोलाइटिस का बता दीजिए, ऑब्वियसली वो है ना। तो जब अगर कोलाइटिस भी है, कॉन्स्टिपेशन ही ले लीजिए, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन डिजीज़ है, और बेसिक कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके आगे फर्दर सारी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में होते चले जाएंगी। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन का पूरा पकड़ लें कि कहाँ से है, क्या इंटेस्टाइन जूसेस रिलीज़ नहीं कर रहा है ना, आपका स्टमक कैसा है, क्या आपने हेरिडिटी से इनकलकेट किया इस प्रॉब्लम को, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। आप कोई स्पेसिफाइड मेडिसिन कॉम्बिनेशंस में ऐसे पूछ के नहीं लगा सकते, ऑल्दो इट कुड वर्क,
कि हाँ चलिए थोड़ी फौरी तौर पे तो काम करेगा, बट लॉन्ग रन में आपको अपना बहुत डीप जाके उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ से वो प्रॉब्लम जनरेट हुआ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। आप लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का जो एक पूरा कहते हैं ना पूरा ग्रुप है, वुड बी द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जहाँ बात करने में और एक दूसरे से डिस्कशन करने में अच्छा लगेगा। तो डोंट फोकस ऑन कि किसका इसका फॉर्मूला क्या है। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर साहब जितना हमें समझ आया, एंड इफ़ यू नीड टू आस्क समथिंग प्लीज़ यू आर फ्री। किसी डिजीज के ऊपर आप लोगों को कुछ पूछना है? किसी डिजीज के ऊपर कोई फार्मूला जैसे पूछते हैं? जॉन्डिस अच्छा जनरेशन कहाँ है वहाँ का? विच ऑर्गन इज़ बिन अफेक्टेड इन जॉन्डिस? लिवर। सो अब आपको ये देखना है कि वो हाइपर वर्क कर रहा है कि कम वर्क कर रहा है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गन, या तो वो ज़्यादा काम करेगा या वो कम काम करेगा। आप समझ रहे हैं? तो जब जॉन्डिस हुआ तो पहले तो आप ये समझ लीजिए जॉन्डिस मेजरली आपको लीवर को हील करना है ना। और जॉन्डिस के बहुत रीज़न, अगर बच्चे में हुआ तो डिफरेंट है, अगर बड़े में हुआ तो इज़ ये अल्कोहलिक उस वजह से हुआ, या उसने कहीं से वाटर कंजम्पशन किया गंदा वो उस वजह से हुआ है ना, या उसके खान पीन में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखना पड़ेगा। पर मेजरली लीवर में S5C5 आपको देना ही पड़ेगा। S5C5 अब वो पोटेंसी क्या है कि जैसे अगर स्टार्ट हुआ डिजीज़ ना, तो इट कुड वर्क लाइक ठीक है आपने दे दिया उसको D6 D4 D5 में से आपको सिलेक्शन करना है कि कितने उसकी जो पैथोलॉजिकल रीडिंग्स आ रही हैं वो किस बेसिस पे कितना आ रहा है, कितना वो जॉन्डिस है। ठीक है, बिलिरुबिन बेसिकली है ना डायरेक्ट। हाँ तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना पड़ेगा उस टाइम पे। कब से हुआ उसको? हाँ तो लीवर ही तो ख़राब होता है, तभी तो आपका तभी आपको करना है। तो S5C5 L1Y लगा दीजिए। ही इज़ नॉट एल्कोहलिक ना, तो आप बेसिक मेडिसिन S5C5 L1Y लगा दीजिए। वाई जरूर देना, इलेक्ट्रिसिटी में वाई जरूर चलेगा उसमें। और वाई का लोकल एप्लीकेशन भी हो जाएगा। एक्सटर्नल ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लगाना है वाई लीवर, हाँ एक्सटर्नली वाई। और डाइल्यूशन हायर में ही डाइल्यूशन हायर में देना पड़ेगा, क्योंकि इधर लीवर का वर्किंग स्लो हो गया है। आप समझ रहे हैं? उसको बढ़ाना है पर तो हायर में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि हम सोचते हैं अरे ये तो हमारी पैथोलॉजी हाई की तरफ जा रहा है, बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ते जा रहा है, SGOT SGPT बढ़ रहा है, तो हम सोचते हैं कि लिवर सेंसिटिव हो गया है ना, हाइपर वर्क करना है, जबकि कम वर्क कर रहा है वो, तो हमें D4 की तरफ मूव करना पड़ेगा उसको। क्या लीवर का केस आ गया ना, मेटाबॉलिक सिस्टम ख़राब हो रहा है ना, तो डाइट तो बिल्कुल ही सिंपल जाएगी, बहुत सिंपल। उसको थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट पे रख दीजिए पेशेंट को, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग हो रही है तो उसके साथ वॉमिटिंग में आप S2 S11 कुछ भी दे सकते हैं। वैसे सर S5C5 देते ही अपने आप मेजरली काम कर जाएगा इस पे। हाँ S11 बेस्ट है वॉमिटिंग के लिए, बेस्ट। एनी क्वेश्चंस प्लीज? और किसी को कोई? ल्यूकोडर्मा ओके। इसमें जो अच्छा काम किया ना वो P3S10WE ने किया D4 में, क्योंकि आपका जो है मेलानिन जो है ना कम है फॉर्मेशन, तो S10 वुड वर्क मैजिकली ऑन दिस एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट इन इट। तो P3S10WE आप D4 में ले लीजिए, एंड अलॉन्ग विद योर किडनी तो आप S6C6B साथ में ले लीजिए, एंड दीज टू वर्क मैजिकली D4 में।
आपका मेलानिन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा. So I'm on the question table now. शुगर में देखिए, अगर पुराने से चल रहा है ना, मतलब माताजी पिताजी से इन्होंने लिया, तो वेन तो लगना ही लगना है. और हाँ, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, इनहेरिट किया ना ट्रेड, तो वेन तो लगना ही लगना है. फिर हमें किडनी पे और पेनक्रियास पे काम करना है. तो बेसिकली मेजरली S2 हम C10 के साथ देते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन C8 होता है. तो C8Y आप दे दीजिए, ठीक है. पर डिपेंड करता है टाइप 2 है कि टाइप 1 है. तो सबसे पहले जब आप शुगर का पेशेंट लेते हैं डायबिटीज़ का, तो छूटते ही पहले HbA1c और यूरिन रूटीन करवा लीजिए. अगर यूरिन रूटीन में प्रोटीन रिलीज़, ये शुगर रिलीज़ हो रहा है, ग्लूकोज ना, तो यानी कि किडनी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो आपको सीधा D4 का डाइल्यूशन देना है, S6C6B WEN1B दे दीजिए C8Y के साथ. वो कंडीशन अलग हो गया ना, प्रोस्टेट अलग हो गया ना, फिर वो अलग हो गया ना. अगर प्रोस्टेट का आप कर रहे हैं तो फिर C17 तो शुगर हो गया. शुगर तो इसलिए हो गया ना, एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स किया होगा उन्होंने. क्या? हाँ, पर इसमें आपको D6 पे जाना पड़ेगा. लिवर में S5C5G D6 में दे दीजिए. C5G D6 6 से शुरू कीजिएगा और फिर D5 पे आ जाइएगा मेजरली. उसके बाद आपको स्कैन्स करवाते रहने पड़ेंगे उनके. कॉन्स्टिपेशन ज़रूर देख लीजिएगा, होगा तो स्लास लगा दीजिएगा. एनी क्वेश्चंस प्लीज़? सर्वाइकल मेजरली होता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है ना ड्यू टू पोस्चर. सबसे पहले तो आप उसको बोलिएगा ऑनेस्टली कि एक्सरसाइज शुरू करें, सबसे इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर ही इज़ वर्किंग और शी इज़ वर्किंग, तो वो आप कितनी भी मेडिसिन देंगे ना, तो वो फौरी तौर पे काम करेगा, क्योंकि उसका पोस्चर गलत है. अगर वो पोस्चर नहीं सुधार पा रहे हैं, तो उनको बोलिए कि 1-2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नेक का तो ज़रूर करना है, ताकि आपका मेडिसिन का जो रिज़ल्ट है ना वो दिखे. नहीं तो पेशेंट कहेगा मैम सर हमने लिया 3 दिन, तो जब मेडिसिन लिया तब ठीक, नहीं तो ख़राब. वो ये नहीं देखेंगे कि उसका ट्रिगरिंग पॉइंट उन्हीं के पास है ना. तो पहले तो उनको बोलिए अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी इन सर्वाइकल. और उसके बाद S1A3 F1RE दे दीजिए, क्योंकि RE है ना स्टिमुलेट कर देगा नर्व्स को, और A3 सर्कुलेशन ले आएगा. S1A3 कोलेस्ट्रॉल इज़ अ बिग टॉपिक टू डिस्कस एक्चुअली. कोलेस्ट्रॉल हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत मुश्किल हो पाता है. क्योंकि आपको अब ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन लिवर से है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो हार्ट में क्या है, पीछे से क्या चलता आ रहा है, इनहेरिट क्या किया, हार्ट में कितना प्रॉब्लम है, या लिवर देखना है हमें या किडनी देखनी है. क्योंकि अगर आप दे भी देंगे ना, तो वो वापसी पलटते रहता है. तो इसका मैं तो एक स्पेसिफिक फार्मूला आपको नहीं बता पाऊँगी. मेजरली इसको अगर हम देखें तो A2 तो लगाना ही है आपको, क्योंकि क्लियर करना है ना, बाहर निकालना है, तो A2 तो लगेगा. अब किसके साथ लगेगा ये देखना ज़रूरी है आपको. तो जो मेन ऑर्गन होता है वो लिवर होता है, तो A2C5 तो लगेगा ही लगेगा इसमें. बाकी आपको थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा. कोलेस्ट्रॉल बहुत, क्योंकि इसी से सारा रेगुलेशन है ना. तो अगर हार्ट की तरफ से है, लिवर है या किडनी, कहाँ काम करना कहाँ है, क्योंकि आप कर भी देंगे ना तो वो वापसी. तो ये थोड़ा सा हम लोग को भी काफ़ी वर्क करना पड़ता है इसके लिए, इसीलिए. और कॉन्स्टिपेशन ज़रूर देख लीजिएगा, स्लास तो लगा ही दीजिएगा कॉन्स्टिपेशन है तो, क्योंकि पेट साफ़ होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाती हैं.
जी। ठीक है, शुड आई गो नाउ? और किसी को कुछ? हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर मानसी गोयल जी थैंक यू आपका। सर। अब मैं इसी कड़ी में डॉक्टर सुब्रतो रॉय जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मंच पे आए, अपनी बात को रखें, डाइस पे आए, अपनी बात को रखें। डॉक्टर ओम सरन जी, आ जाइए डॉक्टर साहब। और भी कोई अगर बोलना चाहता है किसी डिजीज के ऊपर तो हाथ उठा देना, मैं नाम लिख लूँगा। है कोई? नहीं? चलो। आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर काउंसिलर मैटी के एक 216वें जन्मदिन की आप सबकी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर ओम शरण सिंह इलेक्ट्रोपैथिक से प्रैक्टिस करता हूं पूरी तरह से। देखिए मेन बात हो जा रही है ना, ठीक है। मेन है डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने कम्प्लेक्सी क्योरस इस पे मेन फोकस किया था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, मतलब ऑर्गेन वाइज सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम से लेकर के, जैसे हमारा S1 है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करता है, और S2 है वो आपके सिक्रेशन ग्लैंड्स वगैरह जो भी हैं, इसमें आपके सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे, इस पे काम करता है। इसे सिस्टम वाइज है। तो उन्होंने इस चीज़ को सिंपली कर रखा है कि मतलब किस डिजीज में कौन से सिस्टम की मेडिसिन हमें देनी है। तो और उसमें मतलब कौन सी पोटेंसी देनी है, और ऑर्गेन निगेटिव काम कर रहा है तो पॉजिटिव मेडिसिन, और ऑर्गेन अगर पॉजिटिव काम कर रहा है, ओवर फंक्शन कर रहा है तो निगेटिव मेडिसिन। ये उनका एक सिंपल मतलब मेरे हिसाब से फंडा है जो मैंने इस चीज़ को समझा है। तो जैसे डिजीज वाइज कोई भी डिजीज है, जैसे इन्होंने पूछा था लिकोडर्मा में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जो हमारे WBC है अपने सेल को टारगेट करते हैं, जो मेलेनिन जो बनाते हैं उस सेल को, ठीक है। तो इसमें हम निगेटिव मेडिसिन देंगे। इसमें S1 निगेटिव बहुत ज़रूरी है, और इसमें चूंकि डाइजेस्ट सिस्टम सबका बिगड़ा रहता है तो S10 जरूरी है। आप देख लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज है ये लिकोडर्मा। निगेटिव मतलब आप 6 के बाद 10 तक, जैसे इसमें 2 सिस्टम है, और आप एल्कोहल में डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें कम डाइल्यूट होता है तो हम लोग 10th तक जाते हैं, और आप DW में डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप D6 D5 भी पानी में लेकर के वो अपने आप डाइल्यूट हो जाता है। नहीं, 2 सिस्टम है देख। हाँ हाँ हाँ, डोज कैसे गलत हो, जैसे काजेज मेन मैटी साहब ने क्या, काजेज डिजीज का काजेज क्या है। हाँ, तो मैं ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लिकोडर्मा काजेज क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है या नहीं है। नहीं बिल्कुल, ठीक है। D6 अगर DW में आप, जिसकी इसमें 2 थ्योरियाँ हैं, जिससे ज़्यादातर लोग इस पे जो यूज करते हैं DW में, D5 और मैटी साहब ने भी यूज़ किया, D4 D5 D6, इससे ज़्यादा ही उन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। अगर हमको डाइल्यूट करना है तो D6 भी पानी में डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, D4 भी डाइल्यूट हो जाएगा डिजीज़ के हिसाब से। लेकिन हम जो प्रैक्टिस करते हैं RS में करते हैं, उसके लिए हमें डाइल्यूट करना पड़ता है, तो हम 10th तक जा सकते हैं उसको। 2 सिस्टम है, मैं दोनों को बता रहा हूँ आपको। नहीं लेना चाहिए तो उसके लिए DW है, उसमें आप
आसानी से डाइल्यूट हो जाएगा। आप आरएस को हटा दो, डीडब्ल्यू में बात करो। देख DW में डाइल्यूट कर लीजिए, D4 मतलब D4 या D5 को आप डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं। सर आप ये बताइए, जब कह रहे हैं कि आरएस नहीं, तो मैटी साहब जो गोलियां भेजते थे वो आप DW में कमजब करके भेज सकते हैं कहीं पे भी? हाँ सर, ये मेरा पहला, आज इन्होंने बुला दिया तो मैं आ गया, ठीक है। जो भी गलत हो आप हमें माफ़ करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब का अपना एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना सर। ये डॉक्टर साहब का अपना एक्सपीरियंस है। अब एलोपैथी में प्रैक्टिस कर, वो सॉरी क्या नाम, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जो आरएस में, तो आरएस की बता रहे हैं। डीडब्ल्यू में नहीं, हमने तो DW दोनों की चीज़ बता रहे बताया हैं। आपको, और ऐसी DW कोई में बात डाइल्यूट नहीं है। करना है तो उसमें भी हो जाता है। और अभी तो बच्चे तो हैं, अभी कोई बात नहीं है अभी। और बहुत हिम्मत की बात है कि बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बताओ कितने डॉक्टर हैं जो यहाँ प्योर इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे बता दो आप एक भी। यहाँ पे सारों से अभी मैं बात करूंगा, सारे पीसीएम, सीपीएम और वोवरान सोवरान सारे उंगली पे गिन देंगे अभी एक मिनट में। एग्जाम्पल है हमारे डॉक्टर बताओ साहब, मुझे कौन सा डॉक्टर गिन देगा? वेद प्रकाश जी, इनको अभी हुआ था फीवर, ठीक है। हमने S1 F1 से ही उनको रिलीफ हुआ, खुद कहेंगे, और उनको ये तो ज्वाइंट हमारे का सामने अभी C4 तैयार से। हुए हैं। बच्चा है, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्लांट जो है, चूंकि इस पे जेरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा वो है, सब कोई नहीं तैयार कर पाता। मुझे ना तो मुझे मेरी वाइफ को देखिए हम बनाते हैं कम्प्लेक्सी क्योरचर, जैसे कि जो होम्योपैथिक मेथड है ना, उस बेस पे हार्ट डिजीज को क्योर करेगी। हाँ नहीं, कभी कोई क्वेश्चन आप डिजीज पे हो तो मैं बता दूंगा। इसमें ए मेडिसिन में ए मतलब इस डिजीज में ए मेडिसिन दी जाएगी, और जैसे कि मान के तो आप कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ पे काम करेगी। जैसे कि आप पैरालिसिस में बताते हैं कि आरी का मेन फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए, वो उसको वो करेगा, और वाई रिलैक्स करता है, वो आपके पूरे बॉडी के उसको रिलैक्स करेगा, पेट से लेकर के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, मैटी साहब के ही मेडिसिन को, चूंकि मैं किसी और से ना लेकर के खुद वो करता हूँ। नहीं लेते भी हैं। तो बता तो रहा, मैं जो मेडिसिन तैयार करता हूँ होम्योपैथी मेथड से होता है वो, ठीक है, स्पेजेरिक नहीं है। लेकिन वो कम्प्लेक्स है, जैसे S1 है, 9th मेडिसिन है आपकी, तो सारे प्लांट वही डलते हैं S1 में भी, पर स्पेजेरिक ना डल के वो मतलब होम्योपैथी मेथड से जो निकाला हुआ होता है वो होता है वो, लेकिन वर्क वैसे ही करता है। एक एक करके, है ना, एक एक बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा शोर ना बचाएं। और अब हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, धन्यवाद। ठीक है। और रही बात है कि ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन डिलीवर करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए आज कि जो एक हमारे- और चीज़ मैं कहूँगा, आज हमारी जो स्थिति है, मेन जड़ मेडिसिन है, और मेडिसिन हमें सूटेबल मिल जाए कहीं से भी, तो आज प्रैक्टिस हम किसी की भी सही हो जाएगी। मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथ की मेन मेडिसिन ही है। स्टेबल मेडिसिन आज तक किसी ने तैयार नहीं किया। काम करती है, मैं नहीं कहता नहीं करती, स्टेबल मतलब हमेशा काम करे, हर डिजीज में काम करे। मैटी साहब ने जो किया था, कोई ऐसा पेशेंट नहीं था जो को उन्हें क्योर ना किया हो। हाँ, इस चीज जैसे एलोपैथी पैरासीटामॉल है, किसी को देंगे वो फीवर कम करेगा ही करेगा, ठीक है। वैसे ही हमारी जो मेडिसिन है F1 और S1 इसलिए दी जाती है कि हमारी मेडिसिन है इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, तभी आपकी कोई भी मतलब डिजीज ठीक होगी, और आपको फीवर कम करने के लिए F1 देना ही देना है। S1 तो हमारी यूनिवर्सल रेमेडी हो गई ना, S1 तो यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब फंक्शनल और आपका स्ट्रक्चर दोनों हो गया,
अब एस्टेन आपका पूरा डाइजेस्ट सिस्टम के लिए मेडिसिन है, किसी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो आप एस्टेन देना ही देना फंक्शन के लिए। और उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है डाइजेस्ट सिस्टम के तो सीटेन ही देना ही है। वैसे ही S6 आपका उसके लिए है, किडनी से लेकर के आपका UTI के लिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम सरन जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा अगर कोई वर्ड गलत निकल जाए, क्योंकि अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं आज स्टेज पे आया हूँ। इससे पहले मैं ये सेमिनार वगैरह नहीं अटेंड किया, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वो एक छोटा सा गाना है कि कब के बिछड़े हुए आज हम यहाँ ऑडिटोरियम में मिले, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में या अगले साल आप में से कुछ मिलें कुछ ना मिलें, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अगर कोई रिलेटिव भी फ़ोन करता है कि जो आप देते हो कि तो मेरे को वहाँ जाना है, टाइम नहीं है। फैक्ट है, रियलिटी है। और जैसे मैंने कहा कि कब के बिछड़े हुए आज मिले, तो अभी जिन्होंने जितना भी डिस्कस किया इसमें से शायद ही कोई 1% आपस में मानेगा इन चीज़ों को, और बाहर निकलते ही अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। फैक्ट है, ठीक है। हम यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, आपस में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसका शायद किसी 1% आदमी पर असर होता है। बाहर निकलते ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कहो सुनो सबकी और करो अपनी, है ना। तो सबका यही है, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आप में से 90% व्यक्ति ऐसे ही हों, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए मेरा अपना व्यक्तित्व जो बताता है वो 3 चीज़ होनी ज़रूरी होती हैं। अगर सुनेंगे, लेंगे अपने आप को कुछ समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा शांत हो जाए तो शायद बहुत कुछ लेके भी जाएंगे। नहीं तो वो गेट है, गाड़ी है, फिर वही क्लिनिक है, वही पेशेंट है, बस यही है। अदरवाइज 3 थॉट हैं, 3 एबिलिटी हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। चौथा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले 3 होती है। सबसे पहले होता है थॉट। देखिए, फिर से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर कोई नहीं सुनना चाहता, अपने आप में बिजी है, तो नहीं तो आप कोशिश करिए, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास ज़रूर मिले। सबसे पहले होता है थॉट। जब भी आपके पास पेशेंट आता है, आप बैठाते हो, पेशेंट आपके पास बैठा, तो आपके अंदर थॉट आता है कि ये किस डिजीज़ का पेशेंट है। आप उसको डायग्नोज करते हैं, उसे हम कहते हैं थॉट, यानी अपनी समझ, है ना। आप 10 तरह के स्किन पे कोई रेसिस बताएगा, कोई एक्जिमा बताएगा, कोई कुछ बताएगा, पेशेंट भी ये डिस्कस करेगा कि मेरे को फलाने डॉक्टर ने ये बताया, लेकिन आप क्या करेंगे? थॉट। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टाइम है मेरा, हो सकता है गलती हो जाए। थॉट यानी कि जो आपका कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। जो आपने थॉट लिया, पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, पेशेंट को देखा, चेक किया। सेकंड आता है वर्क। अब जो आपका फर्स्ट थॉट था, यानी आपने डिजीज को पहचान लिया, देख लिया, अब आता है सेकंड थॉट, वर्क। हर डॉक्टर कई पेशों से जुड़ा रहता है, कोई एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, आयुर्वेद, ठीक है। तो सेकंड थॉट में वर्क। अब आप सोचेंगे कि मुझे इससे करना क्या है, इस बीमारी का मुझे करना क्या है। इलेक्ट्रोपैथी में जाएंगे, एक्यूप्रेशर देंगे, एक्यूपेंचर देंगे, आयुर्वेद देंगे, क्या देंगे? सेकंड थॉट हो गई आपकी। थर्ड थॉट होती है सक्सेस। सेकंड में अगर आप मानते हो कि हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूज़ करनी है, तो थर्ड में आती है सक्सेस। अब आपके दिमाग में ये चीज़ 100% होनी चाहिए, 99% या 99.9 नहीं होनी चाहिए। 100% का मतलब है सक्सेस। तो आपके अंदर ये सक्सेस होनी चाहिए कि मैं इस पेशेंट को कैसे ठीक करूं। आपने डायल्यूशन चेंज किया, सिलेक्ट किया,
आपने मान लीजिए कोई एक्जिमा का पेशेंट है, एलर्जी का पेशेंट है, तो इससे चौथा जो मैं बता रहा था वो होता है ज्ञान, यानी नॉलेज। नॉलेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का। हमारी एज लगभग किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 45 है, 50 प्लस भी होगी, ठीक है, और कुछ यंग एज भी होंगे 25-28 के। लेकिन हम बेस क्या लेके चल रहे हैं, मैडम ने भी बताया था कि अगर हमारे अंदर नॉलेज है, एबिलिटी है, तो हम उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करें। यहाँ पे बहसबाजी भी हो रही थी कि आप ऐसा क्यों, ऐसा, ठीक है। अगर हमें पता है S3 यहाँ काम कर रही है, हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास पेशेंट आया, यानी थॉट आई, पेशेंट एलर्जी का है, आपको पता है यहाँ पे क्या काम होगा, वर्क क्या होगा, वर्क, सेकंड पार्ट। थर्ड का पता है सक्सेस, ये देने से, इस वे पे जाने से हमें सक्सेस मिलेगी। 3 वे अपनाइए, 100% पेशेंट क्योर होगा, कहीं जाएगा नहीं, 100%, क्योंकि आप सक्सेस का मतलब 100% होता है, ठीक है। और रही बात काउंट सीजर मैट्रिक्स की नॉलेज की, तो मेरे पास अभी कई मैसेज हैं जो आज 266वां जन्मदिन मना रहे हैं उनका, यानी एडवांस जा चुके हैं। बुरा मत मानिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, बस फॉलो कर रहे हैं पीछा कि आज वो, अरे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसको रिजल्ट मिला, कहाँ से ली थी मेडिसिन भाई आपने, वहाँ से मंगाई थी, चलो पीछे पीछे हो गया ना यही, लेकिन नॉलेज नहीं है। हालांकि हम 216वां मना रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर 266 पे चले गए। चाहे तो मैं अभी मैसेज दिखा देता हूँ आप लोग को। हाँ। नहीं, वो उसका रीज़न क्या है, नॉलेज। अगर हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। 266 देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता है, लेकिन सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक एग्जांपल दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उनके पेरेंट्स पढ़ाते हैं एक एज तक, उसके बाद फ्यूचर वो अपने आप चुनता है ना। मैटी जी ने, बहुत बड़ी बात है, इटली से भारत में ये चीज़ें ला के छोड़ी, या कहेंगे कि हम लोग ही इसे आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा अगले साल अगर हम यहाँ इकट्ठा हुए तो कुछ ना कुछ नया लेके आए। 214 उन्होंने दे दिया, 114 प्लांट दे दिया उन्होंने, लेकिन हम उसे आगे ले जाने की कोशिश करें। 114 तक ही सीमित कहाँ रहेंगे, 114 तक ही सीमित रहती है क्या? एक डॉक्टर एक ही चीज़ पे कभी निर्भर रहा है। आज कोई LIC में काम कर रहा है, फिर डॉक्टरी कर रहा है, आज कोई मार्केटिंग कर रहा है, फिर और कहीं काम, यानी एक आदमी कम से कम की कई कामों में उलझा हुआ है ना, आप में से भी होगा कोई। तो डॉक्टर साहब ने एक रास्ता आप लोगों को दे दिया कि आप जाइए, बाकी फ्यूचर में आप क्या करेंगे वो देखने नहीं आएगा, आपको आना है। एक पेरेंट से आपको स्टडी करा दी, B.Ed करा दी, BMS करा दी, जो भी करा दिया, पेरेंट्स देखने नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, क्या बना है, सक्सेस देखना चाहते हैं। वो सक्सेस कौन लाएगा? आप लोग ही लाएंगे। आज डॉक्टर साहब बिल्कुल हेजिटेट में थे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इन्वेंशन कर रहे हैं, टिंचर से कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टर ट्राई करे तो कुछ और प्लांट का यूज़ करें, है ना। घर में प्लांट, फूल पौधे, गेंदों के कितने पौधे लगाते हैं हम, लगाते हैं ना, उनसे भी तो अर्क बनते हैं। सर्च करिए, अर्क निकलेगा आपको ऑनलाइन पे। तो हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? आज से जब हम कहें कि 200-400 साल, 500, 1000 साल पहले की बात करें, और आज हम फिर वही अपना रहे हैं। आज देखिए भारत में चाय मिट्टी में मिल रही है, मिट्टी के बर्तनों में मिल रही है ना, हम वहीं आ गए वापस। कोरोना होता है, वही गाड़ी बना के पी रही है दुनिया, वहीं आ गए वापस। जितनी हमारे भारत में प्रोग्रेस हुई है उतने नुकसान हुए हैं, लेकिन हम जितने वापस आए हैं उतने फ़ायदे में हुए हैं। हुआ नहीं है फ़ायदा? सबको हुआ है।
आधी जिंदा तो गाड़ी पी पी करके जिंदा रही है ना। और हम प्लांट को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, आपने जॉइंटिस का जैसे नाम दिया था, जॉइंटिस में बहुत सारे डॉक्टर बकरी का दूध पिलाते हैं, लाते हैं ना, आपने देखा होगा क्यों देते हैं, क्योंकि बकरी प्योरिटी है, ब्लड को उसका दूध जो है क्लीन करता है। क्लीन करने का मतलब है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उसको क्लीन करने का काम करता है, जॉइंटिस को हटाने का काम करता है। और हमारा बेस क्या है, ब्लड क्लीनर करना, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, देखिए अपनी अपनी नॉलेज रखते हैं, लेकिन एक मैं आप लोगों को बॉडी डिटॉक्स का फॉर्मुलेशन देना चाहूँगा। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमारा मेन बेस स्टमक होता है, बॉडी होती है। और जब बॉडी ही क्लीन हो जाती है अच्छे से, ब्लड ही क्लीन हो जाता है, तो मैं मानता हूँ 99% बीमारियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और मेन आधार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कभी आपने नोटिस किया होगा तो वाटर है। बिना वाटर के अगर आप उसे मेडिसिन देंगे तो वो सक्सेस नहीं है और वो पेशेंट भी ठीक नहीं होगा। यही सबसे बड़ी कमी है। एलोपैथी में आप कहीं भी जाइए, आयुर्वेद में आप कहीं जाइए, ऑर्थोपैथी में आप कहीं जाइए, पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका बेस वाटर नहीं है। एलोपैथी में आप एक टैबलेट खाइए, एक घूंट पानी पीजिए, नीचे गया, जाइए अपने काम खत्म हो गया। आयुर्वेद में आप इतना पाउडर लीजिए, एक फाँकी लीजिए, पानी पीजिए, बेस खत्म, ठीक है। जब हमारी किडनी को पानी ही नहीं मिलेगा, हम नेफ्रॉन ही ठीक नहीं रहेंगे, उनका फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो बेस हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वाटर है। होम्योपैथी में पेशेंट क्यों ठीक होते हैं? हालांकि रिफ्लेक्स हो जाती है डिजीज़, लेकिन ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि उसका बेस भी वाटर है। तो हमारे शरीर का मेन बेस वाटर कहलाता है, उसी की वजह से हम अगर ठीक होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंटों की कंप्लेंट होती है, सर हम बार बार तो पानी नहीं पी सकते, इतनी ठंड है, पानी कौन पिएगा? अभी भी मैं गर्म बोतल लेके आया हूँ अपने साथ में, देखिए कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है, चाहे ठंड हो बारिश हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं एक आप लोग को बॉडी डिटॉक्स का फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोई डॉक्टर हमारा महानुभव लेना चाहे तो। S6 है, देखिए वो कहते हैं ना, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है ना, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जानते हम सभी हैं कि ये चीज़ें कहाँ काम करने वाली हैं, लेकिन एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो S6 है, उसको हम 3 ml लेंगे, ठीक है, 3 ml। C6 है, उसको हम 3 ml लेंगे। इसके बाद S2 है, उसको हम 2 ml लेंगे। C2 है, उसको हम 2 ml लेंगे। W2 है, उसको हम 2 ml लेंगे। इस तरह से आपको मेडिसिन इकट्ठी करनी है D6 से। ये आपको मॉर्निंग में पेशेंट को एक गिलास में, जैसे आप कब्ज की दवाइयाँ देते हैं ना खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, तो उस तरीके से देना, सब मिला करके 5 से 10 ml अकॉर्डिंग टू कंडीशन की हैवी कॉन्स्टिपेशन है या हैवी कैसी है, इस तरीके से आप 5 ml 10 ml यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मॉर्निंग में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आफ्टरनून में आपको लेना है P4 2 ml लेना है, C4 2 ml लेना है, L1 2 ml लेना है, WN1 2 ml लेना और YE लेना है 2 ml। इस तरह से ये भी आपको एक कंबाइंड मेडिसिन बना लेनी है। ये आपको देना है आफ्टरनून में। इसके बाद नाइट में है S10 2 ml, C10 2 ml, A3 2 ml, F1 2 ml और WE 2 ml।
ये 3 मेडिसिन मैंने बताई है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। ये आपको 3 डेज़ रखनी है कंटिन्यू। जितना हो सके इसके बीच में पेशेंट को पानी पिलाइए, ठीक है। और पेशेंट की बहुत ज़्यादा पुरानी कंप्लेंट है, बहुत ज़्यादा पुरानी कंप्लेंट्स कैसे होती है, 10 साल से पैरालाइज है, 10 साल से कॉन्स्टिपेशन है, सर्वाइकल है ना, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं। ऐसा कहीं इतिहास में नहीं लिखा है कि पैरालाइज वाले को डिटॉक्स नहीं कर सकते हैं। डिटॉक्स का मतलब होता है शरीर को क्लीन करना, है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केसेस आते हैं उनमें आप ये क्लीन करके 3 डेज, ओनली 3 डेज। बहुत ज़्यादा परेशान वाला पेशेंट है तो आप महीने में इसको 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 महीना उसको मेडिसिन पे छोड़ना है। वो मेडिसिन क्या होंगी, S6, C6, L1, WR1 और WE-D6 से। S6, C6, L1, WR1 और WE-D6 से। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए 20 ड्रॉप 10 ड्रॉप जो बेस होता है हमारा इलेक्ट्रो का, उस हिसाब से आप चलाइएगा। S10, C10, F1, A3, WEN1 और वाई के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। सभी मेंबर ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्राइब किया है, डेफिनेशन दी है, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, रामबाण कहते हैं जिसे, और न्यूट्रल डोज के लिए तो WE इट्स ए बेस्ट। 1 महीना आप इस मेडिसिन पे रखिए पेशेंट को, कुछ भी मत दीजिए, कुछ भी, सिर्फ डिटॉक्स करके ये मेडिसिन दे दीजिए। ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बॉडी क्लीन हो जाएगी। ये एक नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम भी 400 से 500 पेशेंट पे यूज़ किया हुआ फॉर्मुलेशन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 400 से 450, 500 पे। मैंने बताया है यूज़ करने में कोई बुराई नहीं होती है, चाहिए एक बार ज़रूर करिएगा, बहुत ही। और दोस्तों एक और, अगर आप कुछ घरेलू चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो एक और बता देता हूँ मैं। जो इंग्लिश खीरा होता है, इंग्लिश खीरा बताएं, हरा वाला बिल्कुल, जिसको हम छिलके समेत भी खा लेते हैं, कुकम्बर, इंग्लिश कुकम्बर बोलते हैं उसे, आप देखा होगा, छोटा है इंग्लिश कुकम्बर, हरा मार्केट में नहीं देखा आप लोगों ने? 1 मिनट दिखा देता हूँ। एक तो होता है देसी, और रंग बिरंगा देसी वाला होता है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैसा ही। एक बिल्कुल ग्रीन होता है, बिल्कुल हरा, आप सर्च करिएगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक वो लेना है, कोरिएंडर लीफ लेनी है, जिंजर लेना है आधा छोटा सा टुकड़ा, और 1 गिलास वाटर, 1 गिलास पानी में उन सबको मिक्सचर कर दीजिए, जूस निकाल करके, ठीक है, मिक्स करके, और ये आप खाली पेट पिलाइए उसको। और इसके बाद आप जितना पानी पिला सकें पिलाइए, और 1 मंथ पे वही आप मेडिसिन वापस रख दीजिए। चमत्कार नहीं, महाचमत्कार देखेंगे आप। ये रियल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अद्भुत पैथी है, बहुत अच्छी पैथी है, लेकिन ये डिपेंड कहाँ करती है, 3 चीज़ों पर, जैसे मैंने बताया, थॉट, वर्क एंड सक्सेस। अपने माइंड से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को, दवाइयाँ देंगे, सक्सेस करेंगे, तो 100% इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और उम्मीद करते हैं, मैं सबसे पहले रेखा जी का शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने मुझे इनकरेज किया है यहाँ आने के लिए, नहीं तो मैं कभी गया नहीं कभी कहीं भी, और मैं भी दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। तो थैंक टू रेखा जी। तो आज मुझे मौका मिला, मुझसे क्या कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा से, और बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को, और धन्यवाद 216वीं जन्मदिवस पर। देखिए एडवांस इतना चले कि वो हमारे माइंड में रहे, इतना एडवांस ना चले
कि हम सब कुछ खो गए। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा एडवांस चल पड़ते हैं, नशे की तरफ बह कर के वो सब कुछ खो बैठते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता, कोई कुछ। तो इतना एडवांस ना चलें कि हमें अपने ही में गुम हो जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।